के सक्रिय केस होंगे। उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 52,000 सक्रिय केस हैं। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा केस प्रतिदिन आएंगे, आज वहाँ पे मात्र 3,200 केस ही आए हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति जब मिलकर के टीम भावना के साथ कार्य करता है तो उसके परिणाम भी इसी प्रकार से सामने आते हैं। और हमारी पंचायत राज की व्यवस्था भी इसी पर आधारित है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस पूरी व्यवस्था के साथ पहली बार ये हो रहा होगा कि जब ग्राम प्रधानों को देश का कोई राज्यपाल संबोधित करे और अपना मार्गदर्शन दे। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ये पहली बार हो रहा है कि जब एक साथ राज्यपाल महोदय का भी और मुख्यमंत्री का भी आपके साथ सीधे संवाद हो रहा है। आप अपनी कीमत और अपनी अहमियत को समझ सकते हैं कि कितना मजबूत आधार लोकतंत्र का आपके पास है कि हम लोगों को स्वयं आपके साथ संवाद बनाना पड़ रहा है। मुझे केवल आपसे कुछ अपील करनी है। एक, हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं। लोगों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के गांव इससे सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा कि इस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का काम किया और एक एक व्यक्ति जो भी लक्षण युक्त था उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने। मैं तो सहारनपुर में गया था। सहारनपुर के एक गांव में जब मैं गया तो मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, उसके पास होम आइसोलेशन के लिए व्यवस्था नहीं थी। तब तक ग्राम प्रधानों का शपथ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव की प्रधान ने गांव के पंचायत भवन में कोरोना संक्रमित को रख करके अपने घर से भोजन लेके आती थी। भोजन निगरानी समिति के माध्यम से उसको भोजन करवाती थी। गांव की साफ सफाई का ध्यान तब भी रख रही थी। ये बड़ी बात थी कि शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के अध्यक्ष तब तक प्रधान नामित नहीं हुए थे, लेकिन कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक खराब होगी, और उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित स्थिति में, सबसे अच्छी रिकवरी दर हमारी है, सबसे अच्छी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चले जाने में सफल हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही कि यह एक कोरोना जो वायरस है यह बहुरूपिया भी है और बड़ा धूर्त भी है। हमें इसके बारे में सचमुच सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाह नहीं होना होगा। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी ये बनती है, देखिए अभी आप में से 58,000 ग्राम पंचायत आज संवाद बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ग्राम पंचायतों का भी गठन आप लोग नहीं कर पाए हैं। जो सदस्यों का चयन होना है, इसका प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अगले 12-15 दिन के अंदर काम आप प्रारंभ करिए निगरानी समिति के साथ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे तो अब आगे हमें व्यक्ति के जीवन को ही बचाना है और उसकी जीविका को भी, रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी आप सबसे अपील है कि निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में हमें गांव में हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रीनिंग का कार्य, एक एक घर में जाकर के सर्वे करना, पूछना किसी को। एक तो निगरानी समिति को हम लोगों ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर दिया था और सैनिटाइजर दिया था। निगरानी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास मास्क भी होना चाहिए, ग्लव्स भी होना चाहिए। गांव में जरूरतमंदों को अगर हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से मास्क उपलब्ध करवाने में भी योगदान दे सकें, आप प्रशासन से ही मांग सकते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को ये आदत डालना पड़ेगा कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने पिछले 25-26 दिनों में बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया है। मैंने देखा है कि अभी भी एक तबका है जो
मास्क नहीं लगा रहा है, ये लापरवाही है और इसलिए मास्क जरूर लगाने की स्थिति। दूसरा, भीड़ भाड़ कहीं ना होने दें। तीसरा, एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करना, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, बालक हो, बालिका हो, प्रत्येक की जांच करना। किसी को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, उन सबको मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना। मेडिसिन किट उपलब्ध कराने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम को वहां बुला करके उनका एंटीजन टेस्ट करवा देना। उसमें भी अगर कोई संदिग्ध लग रहा है कि नहीं इसमें लक्षण तो हैं लेकिन एंटीजन टेस्ट में उस व्यक्ति का पॉजिटिव नहीं आया है, तो उन लोगों को फिर से टीम बुलवा करके आरटी-पीसीआर का सैंपल भिजवा देना है। लेकिन तब तक हमें देखना होगा कि वह व्यक्ति इधर उधर घूमे ना, घर में आइसोलेट रहे या पंचायत भवन में सुरक्षित ढंग से उसके रहने खाने की व्यवस्था आप कर लेंगे। एक तो ये कार्य वहां पर करना। दूसरा, बाहर से कोई भी व्यक्ति गांव में आता है उस पर निगाह रखना। उस व्यक्ति के लिए पहले गांव के बाहर ही पंचायत भवन में या विद्यालय में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करना, उसकी प्रॉपर जांच करवा लेना। और जांच कराने के बाद आप इस बात को संतुष्ट हो जाएं कि इस व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण नहीं, तो व्यक्ति गांव में जा सकता है। अन्यथा आपको गांव में पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। हमने सर्वे कराया था, केवल 32% गांवों में ही कोरोना के संक्रमण पाए गए थे। तब भी हमारे 68% गांव ऐसे थे जिनमें कोरोना का कोई संक्रमण नहीं था। यानी गांव के लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से अपने गांव को सुरक्षित रखा। लेकिन हमें अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो सबसे पहले कोरोना से बचाओ। दूसरा, बरसात आने वाला है और बरसात जब आती है तो बरसात अपने साथ कभी बहुत बार बीमारी भी लेके आती है। देखिए, इसी में मस्तिष्क ज्वर और दिमागी बुखार भी आता है, मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है, कालाजार भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियां भी आती हैं, जल जनित बीमारियां भी आती हैं और विषाणु जनित बीमारियां भी आती हैं। इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए भी हमें अभी से प्रयास करना होगा। और ये प्रयास, स्वास्थ्य विभाग का नंबर बाद में आता है, ग्राम पंचायत का नंबर पहले आता बचाव में। क्योंकि साफ सफाई आपने प्रतिदिन तय कर लिया कि भाई मुझे अपने गांव को साफ रखना है, कोई गंदगी नहीं होगी, गांव का पानी नालियों से बहे लेकिन गांव की नालियां साफ सुथरी हों, सुबह साफ सफाई, दोपहर में सैनिटाइजेशन और शाम को फॉगिंग। अगर सप्ताह में ये 3 बार या 2 बार भी हो जाए तो गांव आपका दर्शनीय हो जाएगा, लोग वहां देखने के लिए आएंगे। तो साफ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अपने गांव में सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कार्य हमें गांव में करना पड़ेगा। अगर इन कार्यों को आप कर देंगे तो मलेरिया आपके गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मस्तिष्क ज्वर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, डेंगू कुछ नहीं कर पाएगा, और अन्य तमाम प्रकार की जो जल जनित बीमारी या विषाणु जनित बीमारी है या डायरिया है, हैजा है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें केवल ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, मेरी आपसे अपील है, सरकार ने व्यवस्था की है कि हर गांव को शुद्ध पेयजल मिले। फिर भी अगर गांव में शुद्ध पेयजल नहीं है, हम अपने गांव में देख सकते हैं कि गांव में अगर लोगों को नल का पानी पीना पड़ रहा है, हैंडपंप का पानी पीना पड़ रहा है, पानी शुद्ध नहीं है, हम उसको गर्म करके छान करके पिएं, आप देखना कोई डायरिया या हैजा नहीं हो सकता, कोई भी जल जनित अन्य बीमारी नहीं हो सकती। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, गांव पंचायत छोटी छोटी समूह बना करके गांव में इसके बारे में बताएं। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, अपने गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में कैसे हम विकसित कर सकते हैं। इसमें सरकार भी सहयोग, केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा गांव को दिया है, राज्य सरकार का पैसा, राज्य वित्त का पैसा भी आपके पास पड़ा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायतों में पड़ा हुआ है। इस पैसे का सही सदुपयोग
मेरे गांव का विद्यालय साफ सुथरा रहे, उसकी बाउंड्री हो, मेरे ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होगा, मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल है तो उसकी साफ सफाई, रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, चिकित्सालय है तो उसकी साफ सफाई, वहां पर जाने का सड़क, कनेक्टिविटी, वहां पे बिजली, कहीं जल जमाव न हो, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, पंचायत भवन हो, साफ सुथरे रहने चाहिए, वहां पेड़ नहीं उगे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब गंदगी होती है, पेड़ उगे रहते हैं तो लोग उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं, और हम लोगों को ये चीजें कतई नहीं होनी देनी है। इन चीजों को हम लोगों को वहां पे लोगों को बताना पड़ेगा। मेरी आप सबसे एक और अपील है कि हम अपने ग्राम पंचायत के अंदर, यद्यपि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, उसको ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करिए। जहां पर कार्य चल रहे हैं, तेजी के साथ उस कार्य को संपन्न करवा करके ग्राम सचिवालय का निर्माण समय से करते हुए हम एक व्यवस्था सुनिश्चित करें कि ग्राम सचिवालय का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा होने, और उस कार्य को पूरा करने के साथ ही वहां पे कंप्यूटर लगाना, इंटरनेट का कनेक्शन देना, गांव के ही कुछ युवाओं को उसके साथ ट्रेनिंग दे देना, जो गांव के लोगों को ही कॉमन सर्विस की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवा सकें। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम पंचायतों में भर्ती हुई होंगी या हो रही होंगी, उनको वहां पे बैठने की व्यवस्था करना। बहुत सारी गतिविधियां आप एक जगह से संचालित कर सकते हैं। गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोरोना के बारे में, मस्तिष्क ज्वर के बारे में, दिमागी बुखार के बारे में, मलेरिया के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में भी 3-4 बार जानकारी दे सकते हैं। सुबह शाम अच्छे भजन, राष्ट्रभक्ति के गीत लोगों के सामने बजा सकते हैं, लेकिन उसमें सबकी सहमति हो तभी करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो गांव में आप देखना कि गांव आपका शहर से अच्छा हो जाएगा। कोरोना के कारण लोगों के रोजगार पर कुछ असर पड़ा है, और इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कुछ तय किया। जैसे केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का निःशुल्क खाद्यान्न हर नागरिक को देने की व्यवस्था की। मई का खाद्यान्न वितरित लगभग हो चुका है, एक आध दिन में सभी को मिल जाएगा। जून महीने में भी 15 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का खाद्यान्न मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न हर एक नागरिक को मिलना है, हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए, और वह सरकार देने जा रही है। हमारा प्रयास हो कि कोटे की दुकान में हर जरूरतमंद को उसके लिए स्वीकृत और अनमन्य खाद्यान्न जरूर मिले, उसमें घटतोली न हो। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना अब आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं, जिसने वोट दिया वह भी, जिसने नहीं दिया वह भी आपका अपना है। यह समय है जब आप लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपका समर्थन किए होंगे उन लोगों के साथ आपकी सहानुभूति होगी, लेकिन कार्य पात्रता का जब मामला आएगा तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का शौचालय, किसी का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, किसी गरीब को पेंशन देने की व्यवस्था, किसी विधवा को पेंशन देने की व्यवस्था, या फिर कोई गरीब है, बीमार है, कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनवाइए, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सकती है, प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही उपलब्ध करवाया है। अगर कोई गरीब है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कार्ड भी नहीं बना है, बीमार है, कोई आय का स्रोत नहीं, हम ग्राम प्रधान निधि से उसको 2000 रुपए तक की सहायता कर सकते हैं। यह व्यवस्था पहले से है। अगर किसी की दुखद मौत हुई है, निराश्रित है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, या परिवार की आय नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर सके, 5000 रुपए तक की सहायता आप ग्राम प्रधान निधि से उसको कर सकते हैं। ये इतने अधिकार आप लोगों के पास हैं, अपने इस अधिकार का हमें सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन पात्रता का ध्यान रखते हुए। अगर हम इस कार्य को करेंगे, आप देखना आपकी लोकप्रियता उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसे शिवचरण जी ने लखीमपुर खीरी में निर्विरोध प्रधान बनकर के वहां पर उन्होंने
एक नया कीर्तिमान स्थापित, चौथी बार ग्राम प्रधान बने हैं। ऐसे ही आप सभी के साथ भी जुड़ेगा और हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे। कोरोना कालखंड में सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हम हर व्यक्ति को इसके लिए सतर्क रखें, सावधान रखें। हर एक व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं। गांव में आपको मैं और अपील करूंगा कि लोगों को बोलें कि वे टेस्ट करने से न भागें। दूसरा, हम कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव का है उसको आप तैयार करवा लीजिए। सरकार उसमें सहयोग कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर में मेरी आप सबसे अपील है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराएं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग गांव के ही पंचायत भवन में भी वैक्सीन के सेंटर लेके जा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर वहीं पे हमारी टीम जाएगी, वहीं वैक्सीन देगी गांव के लोगों को। तो गांव के व्यक्ति टेस्ट करने से भी ना भागें, वैक्सीन लेने से भी नहीं भागेंगे। तो आप देखना, कोरोना से सुरक्षा का ये कवच प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2 वैक्सीन अब तक लग रही हैं। आने वाले समय में तमाम अन्य नई वैक्सीन भी आने वाली है। ये हर एक व्यक्ति को सुरक्षा दे देगा। कोरोना फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बशर्ते हम स्वयं उसके प्रति सतर्क हो जाएं। तो आप सबकी बड़ी भूमिका है और त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी के रूप में ग्राम प्रधानों की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप सभी चुने गए, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन आप सबको आज प्राप्त हो रहा है, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से आप सभी अच्छा कार्य करें, इस विश्वास के साथ आप सबके सफल और मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित, आप ग्राम प्रधानों से संवाद करते हुए किस तरीके से कोरोना के इस चेन पर रोक लगानी है उसके बारे में चर्चा करते हुए अब राज्यपाल आनंदीबेन यहाँ कुछ संबोधित करेंगी। सुनते हैं। पंचायती राज मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, पंचायती राज मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी ऑफिसर्स और बड़ी संख्या में जुड़े हुए ग्राम प्रधान, सबसे पहले आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी वैरायटी है ग्राम प्रधानों में। 21 साल की उम्र में ही पहली बार कई ग्राम प्रधान महिलाएं बनी हैं और पुरुष बने हैं, युवा बने। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो पिछले 4-5 साल से काम कर रही है, काम की वजह से गांव में अपना विश्वास पैदा किया है। राज्य सरकार की ओर वो इसी वजह से देख रही है कि सहाय करके सुविधा उपलब्ध करवा के वे लोगों को आगे बढ़ाए। महिलाओं की ताकत भी विकास के काम में लगाई गई, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने 10 ग्राम प्रधानों को सुना और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे प्रश्न आपको पूछा और आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपकी बातें बताई। गांव में आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये भी हमारे सामने आया है और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और दूसरा जनपद के जो अधिकारी हैं, चाहे पानी के बारे में काम करते हो, स्वच्छता के बारे में काम करते हो। अलीगढ़ प्रकरण में आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। धीरज शर्मा जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़, राजेश कुमार यादव आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 अलीगढ़, अशोक कुमार प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र 3 अलीगढ़ के इन 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अलीगढ़ शराब कांड में जहां
ये एक्शन लिया गया है। 3 अधिकारियों की मौत हो गई है। 3 अधिकारियों, माफ कीजिएगा, 11 लोगों की मौत के बाद ये एक्शन लिया गया है। 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अनामिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही है। अनामिका, शराब कांड पर ये एक्शन हुआ है? अनामिका, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो अलीगढ़ में शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद इस शराब कांड पर एक्शन लेते हुए आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी पर भी एक्शन लिया गया है और शराब कांड में 11 लोगों की मौत के बाद घटना का संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो आबकारी का हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। अनामिका, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरीके से बड़ी घटना सामने आई है अलीगढ़ से, सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि देर शाम तक कार्रवाइयों का दौर देखने को मिल सकता है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अलीगढ़ प्रकरण में जो जिला आबकारी अधिकारी से लेकर कुछ बड़े अधिकारी जो है उन पर गाज गिराई गई है। और जिस तरीके से कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कुछ स्थानीय अधिकारियों की ही मिलीभगत हो सकती है इस पूरे मामले में, उसको देखते हुए आबकारी विभाग की ओर से जो अपर मुख्य सचिव है संजय भूस रेड्डी, उनकी तरफ से जो कार्रवाई की लिस्ट जारी की गई है उसमें 3 बड़े अधिकारी है, जिसमें धीरज शर्मा है जिला आबकारी, इसके अलावा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 के जो है राजेश कुमार यादव वो, इसके अलावा कुल मिलाकर 3 जो कार्रवाइयां आबकारी विभाग की तरफ से की गई हैं। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि क्या इसमें स्थानीय पुलिस की भी मिली भगत है। तो ये कई बुलेट पॉइंट्स है जिस पे चर्चा करनी और जांच करनी बाकी है। फिलहाल आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आबकारी अधिकारियों को पर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।